स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यूं ब्रजभाषा में कविता लिखने का क्रम चलता रहा, पर बिहारी की चुस्ती, मतीराम पद्माकर का टकसालीपन केवल उन्हीं में दिखता है। बच्चन सिंह ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन है बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न। तो ये कथन बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बच्चन सिंह जी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के लिए ये कहा कि बिहारी की सी चुस्ती और मतीराम पद्माकर का टकसालीपन केवल उन्हीं में दिखता है। अब इसके साथ थोड़ी सी बातें और ध्यान रखिए कि बच्चन सिंह रत्नाकर जी को परिनिष्ठित ब्रजभाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि मानते हैं। ठीक है, यानी ब्रजभाषा का अंतिम कवि अगर देखा जाए आधुनिक काल में पहुँचते पहुँचते कौन है, तो वो हैं रत्नाकर जी, और उन्हें परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि उन्होंने कहा है। इनका जो जन्मकाल है वो सन 1866 ईस्वी में है। 1866 से 1932, इसे आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी के समस्त दोहों का जो संकलन है बिहारी रत्नाकर नाम से किया हुआ है। ठीक है, बिहारी रत्नाकर नाम से जो उन्होंने किया, उसी में ये बात बच्चन सिंह ने भूमिका में कही हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती है? ऑप्शन, दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़, अपने दो पैरों पर कभी भी ये उसके पास नहीं थे, यानी अपने दो पैर कभी भी उसके पास नहीं थे, पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं, और अंतिम है हर आदमी जैसा एक आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हर आदमी एक जैसा आदमी है। ये बात पूरे नाटक के संदर्भ में गलत है, और सावित्री ने महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में ये नहीं कहा है, क्योंकि वो मानती है कि हर आदमी एक दूसरे की अपेक्षा में वो खाली है, वो आधा है, एक चौथाई भर है, किसी को वो संपूर्ण नहीं मानती है। बाकी बातें कि दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज़ है महेंद्रनाथ, अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास, इस तरह के प्रश्न वो करती है, और पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। इस तरह की बातें महेंद्रनाथ के विषय में सावित्री करती है। और इसके महत्वपूर्ण बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लें कि इसके जो प्रमुख पात्र हैं, सावित्री, महेंद्रनाथ, बिन्नी, किन्नी, अशोक, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन, कई सारे पात्र इसमें हैं, जिसमें सावित्री और महेंद्रनाथ पति पत्नी हैं। इनके 3 बच्चे हैं, बिन्नी, किन्नी और अशोक। बिन्नी बड़ी है, किन्नी छोटी है, और अशोक जो है वो उसका बेटा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यह नाटक मील का पत्थर कहा जाता है, और इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में है। तो आधे अधूरे से जुड़े हुए ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षाओं में बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यशास्त्र में विरेचन की चर्चा किस रूप में की गई है? ऑप्शन, भावों के पोषण, भावों के दमन, भावों के परिष्कार, भावों के उन्माद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भावों के परिष्कार। काव्यशास्त्र में जो विरेचन है वो भावों के परिष्कार के रूप में इसकी चर्चा हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, विरेचन को अंग्रेजी में कथारसिस कहते हैं। ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। ठीक है, विरेचित करना, जो मन में कुंठा, जो जमे हुए दबे हुए भाव हैं, उनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो विरेचन कहलाता है। जिस तरह से शरीर में मल इकट्ठा हो जाए तो उसको जो है दवाओं के माध्यम से, रेचक के माध्यम से, उल्टियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से जो उसको साफ़ किया जाता है, उसी तरीके से मन में जो भाव जमे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए जो रेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, विरेचन, उससे भावों का परिष्कार होता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र से इसे लिया गया है। दोस्तों, यूपी हायर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपनी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाई हुई है उसमें कुल 700 प्रश्न आपको मिलेंगे, और 70 प्रश्नों का सेट प्रतिदिन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज 5वां दिन था,
जिसमें 70 प्रश्नों की गुणवत्तापूर्ण जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी हम जो लोग जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि प्रश्नों का स्तर उस तरह से बनाया जा रहा है कि आप अब तक जो पढ़ चुके हैं या जहाँ तक आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है उन प्रश्नों के माध्यम से आप उन्हें समझ पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोगी हैं। जो लोग अब जुड़ रहे हैं उन्हें पिछले सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप अंतिम दिन भी अगर जुड़ते हैं तब भी आपको 700 प्रश्नों की जो श्रृंखला मिलेगी वो आप उसे आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से एरिया के प्रश्न आपसे छूट रहे हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति किसे कहा गया है? ऑप्शन है कलाकार, पागल, काव्यनायक, बुद्धिजीवी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कलाकार। अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को किसे कहा गया है? कलाकार को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवम रस कौन सा है? ऑप्शन हास्य, अद्भुत, शांत, भयानक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शांत। नवम रस शांत को माना गया है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने रसों की जो कुल संख्या बताई है वो 8 बताई है। शांत को छोड़ के जो रस आपके सामने आएंगे वो सारे भरत मुनि जी ने बताए हैं, 8 उनकी संख्या है। और इसी के साथ एक तथ्य और ध्यान रखें कि भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या 4 बताई है, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। और काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, काव्य दोषों की भी संख्या 10 बताई है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नौवां रस शांत रस और इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस को नौवां रस मानने वाले आचार्य कौन हैं? उद्भट। उद्भट ही शांत रस के प्रस्तावक हैं, इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वात्सल्य को रस की श्रेणी में शामिल करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन क्षेमेंद्र, उद्भट, अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि बहुत वन लाइनर टाइप के दिखते हैं, बहुत छोटे प्रश्न दिखते हैं, लेकिन इन्हें एक बार गलत करने पे आप कई हज़ार लोगों से पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण न लगें, आम प्रश्न लगें, उन्हें तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो वात्सल्य को रस की श्रेणी में शामिल करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग किन 2 अर्थों में किया है? दीपक शब्द अगर आया है कबीर के काव्य में तो कितने अर्थों में आया है? 2 अर्थों में आया है। और वो दोनों अर्थ क्या क्या हैं? ज्ञान और माया। माया दीपक, नरपतंग, इस तरह से। और सतगुरु जो उन्हें ज्ञान देते हैं वो उसे दीपक की तरह देखते हैं। ठीक है। तो ज्ञान और माया दोनों रूपों में दीपक का प्रयोग हुआ है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों, हमारा ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स, जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए इंक्वायरी करते हैं हिंदी साहित्य के नोट्स के लिए, उनके लिए सूचना कि ये हिंदी साहित्य का नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, वन लाइनर जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट हैं, साथ ही रचनाकार विशेष, इसमें 40 बड़े रचनाकारों के समस्त जो प्रश्न उनसे बनते हैं उसका कलेक्शन है। साथ में आपको पुरस्कार, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, सारी चीज़ें इसमें 215 पृष्ठों में ये नोट्स हैं। आपके बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संत काव्य में शब्द से क्या आशय है? ऑप्शन दोहा छंद रचना, संबोधन परक, गे पदों वाली रचना। तो इसका जो इसमें एक ऑप्शन की कमी है, लेकिन उत्तर आपका सही है, गे पदों वाली रचना। ध्यान रखिएगा, शब्द से आशय है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन तरंगों से फेंकी मणि एक, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुभूति, वसंत के दूत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वसंत के दूत। कौन हो तुम वसंत के दूत, इस तरह से वो प्रश्न करते हैं श्रद्धा को देख करके, तो वसंत के दूत कहते हैं श्रद्धा को। बाकी ये जो तरंगों से फेंकी मणि एक, जब श्रद्धा समुद्र के किनारे तट पर बैठा हुआ मनु को अकेला देखती है तो उससे प्रश्न करती है, मनु को कहती है कि तरंगों से फेंकी मणि एक, करुणा में सुंदर मौन। और ये जो पंक्ति है ये तीसरा ऑप्शन है। अगर यहाँ होता हृदय की अनुकृति
तब ये श्रद्धा के लिए कहा गया होता, क्योंकि मनु कहते हैं हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो इस तरह से वो श्रद्धा के लिए कहा गया है। तो अनुकृति कहा है, अनुभूति नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, केवल वसंत के दूत। तो मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन वररुचि, पिशेल, मुनिजिन विजय, हेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पिशेल। अपभ्रंश का पाणिनि पिशेल को कहा जाता है। हेमचंद की पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी रचना, इनकी रचना का नाम क्या है? कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा, हेमचंद की रचना का नाम क्या है। तो अपभ्रंश का पाणिनि कौन है? पिशेल है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। हम 10 प्रश्नों के ही प्रैक्टिस सेट लेकर के इस तरह से आते हैं कि प्रतिदिन आप 10-10 करके महीने में लगभग 300-400 प्रश्न ऐसे तैयार करते हैं जिनके बारे में आपको बेहतर जानकारी हो जाती है। तो छोटे छोटे प्रश्नों के बहाने कई सारे और पॉइंट्स जब हम साथ में पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए जो लोग जो इच्छुक हैं, परीक्षाओं के लिए अभी 10 से 15 दिन शेष हैं, उस बीच में पाठ्यक्रम आधारित इन प्रश्नों को यदि आप हल करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी आपको आत्मविश्वास भी होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं पाठ्य पुस्तकों से। तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।